हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम जो प्लस टू विज्ञान में राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक जो हमारी यूनिट चल रही थी, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। देखो, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम कुछ व्यापक चुनौती पढ़ भी चुके हैं। जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, उसके बाद हमने पढ़ा था क्षेत्रवाद, और आपका आगे हमारा जो चल रहा था, जैसे हमने किया था, आगे हम पढ़ेंगे आतंकवाद, राजनीति का प्राधिकरण एवं भ्रष्टाचार। ठीक है, भाषावाद को भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा ये भी एक क्या है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां हैं। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, क्योंकि ये भी एक समस्या ही है। आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है। राजनीतिक का प्राधिकरण, इसका मतलब अभी राजनीति में अपराध आ जाना, है ना। अब जैसे आप फिल्मों में देखते हो, नेता का अपराध करते हैं, ठीक है, घोटाले करते हैं, तो ये सब क्या है, राजनीति का प्राधिकरण है, राजनीति में अपराध को शामिल हो जाना। उसके बाद हम भ्रष्टाचार, करप्शन की बात करेंगे। ये तो हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है भाई, हमारे देश को खोखला करता हुआ जा रहा है ये जो भ्रष्टाचार है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आतंकवाद की। हम शुरुआत किससे करते हैं? आतंकवाद से। हम बात करते हैं आतंकवाद से, यानी शुरुआत करते हैं आतंकवाद से। देखो, आतंकवाद के बारे में आप, और मैं तो आप क्या, जो हमारा देश है, हमारे भारत के जो भारतीय है, नागरिक है, वो सब वाकिफ है ये आतंकवाद क्या चीज़ होती है। आपने जैसे हमने जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा की थी, और भी हमारे बहुत से आतंकवादी, जैसे मुंबई के अंदर हमला हो चुका है, ठीक है, और भी बहुत सारे संसद पर भी हमला हो चुका है एक बार आतंकवादियों का। जगह जगह पर बम विस्फोट वगैरह होते हैं, जैसे अपने पुलवामा में हमला हुआ था। ये सारी क्या है, ये सब आतंकवादी कार्रवाई है। आज हम पढ़ने वाले हैं आतंकवाद के बारे में। देखो, आतंकवाद होता है ना, इसका मेन मकसद होता है ना, मेन मकसद, या इनका जो आप कह सकते हो मेन जो उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य है, वो होता है भय पैदा करना। भय पैदा करना, बस एक ध्यान रखना है ये बात। जब भी हम आगे जितने भी इसके अर्थ पढ़ेंगे, विशेषताएं जो भी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, इसका मेन उद्देश्य होता है भय पैदा करना। यानी वो इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, इस प्रकार के कार्य करते हैं, ताकि आमजन के अंदर, सरकार के अंदर एक भय पैदा हो जाए, एक डर पैदा हो जाए, जिसके कारण जो भी उनकी अनुचित मांगे हैं वो क्या हो, सरकार मान ले। करते हैं ना, वो अपहरण वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, जो एरोप्लेन होते हैं उनको हाईजैक कर लेते हैं, उसके बाद वो अपनी डिमांड रखते हैं सरकार के पास। ये फिल्मों में देखते हो आप, ये हकीकत है, ऐसा होता है, ठीक है। यानी वो एक तरह अपहरण कर लेते हैं, उनको कैद कर लेते हैं, उसके बाद सरकार से डिमांड करते हैं कि आप हमारी ये बात मानोगे तो भी हम उसको छोड़ पाएंगे, और भी बहुत ज़्यादा विस्फोट वगैरह करते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि जनता में भय पैदा हो, डर पैदा हो, सरकार को डर पैदा हो, ताकि वो क्या करे, उनकी अनुचित मांगों को मान ले। तो हम भारत की बात करें तो भारत में तो आतंकवाद का आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में भारत भी एक है। हम अगर पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद को जो झेल रहे हैं ना, और उसके अंदर अगर हम भारत की बात करें तो विश्व में भारत भी एक है जिसने आतंकवाद को बहुत ज़्यादा झेला और झेल भी रहा है, ठीक है। तो हम बात करें आतंकवाद के अर्थ की। अर्थ क्या हो सकता है इसका? तो टेररिज्म होता है, उसका क्या अर्थ है? तो टेररिज्म है वो लैटिन भाषा के टेरर से बना है। हम इसको एक शाब्दिक अर्थ कर लेते हैं पहले। क्या कर लेते हैं इसका? शाब्दिक, यानी शब्द का अर्थ। लैटिन भाषा के किससे बना है? टेरर से बना है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। मतलब जो टेररिज्म है वो लैटिन भाषा के टेरर से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मेक ट्रेम्बल। टू मेक ट्रेम्बल, यानी ये लैटिन भाषा के शब्द टेरल से बना है। टेरल का जो टेरल का बता रहा हूँ आपको, क्योंकि किसी न किसी जो शब्द होता है टेररिज्म है, जैसे ये किसी न किसी लैंग्वेज से बना हुआ होता है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है, वर्ड का जो मीनिंग होता है। तो जो टेररिज्म है वो लैटिन भाषा के टेरल से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मेक ट्रेम्बल, यानी इसका अर्थ होता है किसी को व्यय से कम कंपाने के लिए मजबूर करना, कम कंपाने के लिए मजबूर करना। भी इतना ज़्यादा मतलब काम करना, इतनी ज़्यादा बड़ी कार्रवाई करना। तभी तो देखो, आपने देखा होगा जो ये
पाकिस्तान के अंदर जो स्कूल के अंदर हमला किया गया था, उसके द्वारा बहुत से बेचारे बच्चों को मार दिया गया था। ठीक है, यानी इससे बेहद डर पैदा हो जाता है, जनता होती है वो कम पाने लग जाती है, सरकार कम पाने लग जाती है, इतना ज़्यादा डर पैदा करना, तभी तो बड़ी बड़ी कार्रवाई करते हैं, यानी निर्दय पूर्ण कार्य करते हैं ये। ठीक है, इनके पास दया नहीं होती, ये निर्दय पूर्ण कार्य करते हैं, जिससे जनता क्या है एकदम कम कपा उठती है। और जब हम आतंकवाद का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एकदम डर पैदा हो जाता है, जो घटनाएं घट चुकी है वो हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ आप ये लिखोगे, जो ये लैटिन भाषा के टेरल शब्द से बना है, और टेरल का अर्थ होता है टू मेक ट्रेम्बल, इसका अर्थ होता है किसी को भय से कम कपाने के लिए मजबूर करना। आतंकवाद ऐसा काम करता है, इससे वो कम कपाने लग जाते हैं भय से, डर से। ठीक है, इसी आधार पर एक व्यक्ति था ओ डिमेरस, कौन था? ओ डिमेरस। इसने एक बात कही थी, इसने कहा था आतंकवाद एक विभ्रम है, और इसका जो मेन फैक्ट होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है, यानी वो क्या चाहते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से जनता में फैक्ट डालना चाहते हैं। ध्यान रखना, ये भौतिक कम है, मनोवैज्ञानिक ज़्यादा है, यानी हमारे मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से डर पैदा हो जाता है। देखो भौतिक तो एक बार जैसे मान लेते हैं, एक बार घटना घट गई उसको हम भूल जाते हैं, लेकिन आतंकवादी जो कार्रवाई होती है वो इस प्रकार की होती है जिसके कारण हमारे मानसिकता में, चेतन मन में वो फिक्स हो जाता है। जब भी कोई हम आतंकवाद का नाम सुनते हैं, कार्रवाई का नाम सुनते हैं, एकदम हमारे क्या होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से डर पैदा हो जाता है, क्योंकि डर होता है, भय होता है ना, वो आंतरिक होता है, बाहरी नहीं होता। इसी कारण ओदिमिनस ने क्या कहा था, आतंकवाद एक विभ्रम है। ठीक है, तो यह मनोवैज्ञानिक हमला है, इसका लक्ष्य मनोवैज्ञानिक परिणाम प्राप्त करना होता है। क्या होता है? मनोवैज्ञानिक परिणाम प्राप्त करना। क्योंकि आपको मैं फिर कहता हूँ, जो भय होता है वो आंतरिक होता है, बाहरी नहीं होता, यानी मनोवैज्ञानिक भय पैदा करता है, ऐसा फैक्ट पैदा कर देता है हमारे दिमाग में, हम मनोवैज्ञानिक रूप से डरना शुरू कर देते हैं, भय युक्त हो जाते हैं। जब भी आतंकवाद की घटना की हम सुनते हैं या उसके बारे में हम सोचते हैं तो हमारे एकदम शरीर के अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी एक मनोवैज्ञानिक रूप से हम क्या हो जाते हैं, आप कह सकते हो डर से जाते हैं, भय पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये आतंकवाद का मैंने स्टार्टिंग में यही तो बात लिखी थी। जब भी आप अर्थ पढ़ोगे, जब भी आप इसकी विशेषता पढ़ोगे, तो आपको यही बात ध्यान रखना भी ऐसी कार्रवाई करना जिससे जनता में भय पैदा करना, यानी डर पैदा करना। तो ये डर क्या होता है? ये एक मनोवैज्ञानिक परिणाम होता है। आतंकवाद इसलिए घटना करते हैं, तो इसलिए कार्रवाई करते हैं ताकि वो परिणाम प्राप्त करना, किस प्रकार का? मनोवैज्ञानिक, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक हमला होता है। ठीक है, इससे जनता में डर और भय परमानेंट बन जाता है, और आतंकवाद का वर्तमान में पूरे विश्व के अंदर भयभीत है। आपको बता देता हूँ, जो हमारे शीत युद्ध हुआ था, शीत युद्ध चला था, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चला था। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ था? इसी का जन्म हुआ था, आतंकवाद का जन्म हुआ था। शीत युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन आतंकवाद अभी भी अपना एक भयानक रूप लिए हमारे सामने है। अभी तक ऐसा लग रहा है भी आतंकवाद पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि आतंकवाद के पास एक तो आधुनिक हथियार होते हैं, विदेशी जो होते हैं ताकतें होती है वो उनको सहायता करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो भी क्या करती है, आतंकवाद को क्षय देती है, उनको सहायता करती है। बहुत से विश्व में देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को क्षय दे रहे हैं, उनको पैसे की, हथियारों की सप्लाई की जा रही है, यानी ये एक बहुत ज़्यादा मजबूत संगठन बन चुका है, और भारत भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की आप घटना देखते हो, सबसे ज़्यादा वहाँ पर एक दो बनता ना, वो धार्मिक मामला बना हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान है वो क्या कर रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे अफवाह फैला रहे हैं, जो वहाँ के आतंकवादी संगठन है उनको स्वतंत्रता सेनानी की उपाधि दी जा रही है, उनको प्रेरित किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है पृथक होने के लिए देश से, यानी वो आतंकवादी के रूप में उनको सहायता दी जा रही है। और एक बात बता देता हूँ, जो सहायता देते हैं ना, वही देश सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को क्षय दिया था, उनको सहायता दी थी, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित आतंकवाद से वो पाकिस्तान खुद ही है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो खुद पाकिस्तान को हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो आतंकवाद के देखने का नजरिया अलग होता है। जैसे अपने जो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, उनको भी आतंकवाद का मतलब उपाधि दी गई थी कि वो आतंकवादी है। आपने जैसे प्लस उससे 10th के अंदर भी पढ़ा था, प्लस 1 में पढ़ा था।
तो एक था उदारवादी युग, फिर आपने पढ़ा था आतंकवादी युग, अतिवादी युग, उसके बाद आपने पढ़ा था गांधीवादी युग। ये वो लोग थे जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, ठीक है। और कुछ आतंकवाद को क्या मानते हैं, बुरा मानते हैं, यानी कुछ तो इससे जो स्वतंत्रता सेनानी की उपाधि दी जाती है उनको। जैसे हमारे यहाँ पर ये लोग स्वतंत्रता सेनानी थे ना, उन्होंने अपने जान की, अपने जीवन की कुर्बानी देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई थी, ठीक है, वो अलग मैटर है। लेकिन ये आतंकवाद वो होते हैं, ये तो उनकी तो उचित मांगे थी, क्या थी, उचित मांगे, तब ये लड़े थे। लेकिन इनकी क्या है, इनकी वो होती है अनुचित मांगे। इसके बारे में आपको थोड़ा और बता देता हूँ, एक ध्यान रखना उचित और अनुचित में क्या होता है। अगर हम उचित मांगों को लेकर, यदि हम उचित मांगों को लेकर अहिंसात्मक व शांतिपूर्वक अगर विद्रोह करते हैं, शांतिपूर्वक विद्रोह है, देखो उचित मांगे होती है, जो विद्रोह होता है वो अहिंसात्मक होता है, हिंसायुक्त नहीं होता, और शांतिपूर्वक होता है, उसे बोलते हैं हम आंदोलन। क्या बोलते हैं, आंदोलन। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हमारे भारत के अंदर हुए थे बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए थे, असहयोग आंदोलन था, भंग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, शून्य अवज्ञा आंदोलन था। ये आंदोलन क्यों थे, क्योंकि मांगे उचित थी उनकी, और ये अहिंसात्मक थे और शांतिपूर्वक थे। अब बात आता है तो आतंकवाद का इसके साथ क्या संबंध है। आतंकवाद के अंदर क्या होती है, अनुचित मांगे होती है, क्या होती है, अनुचित मांगे, और उनका जो कार्रवाई होती है वो हिंसात्मक होती है, हिंसात्मक व अशांतिपूर्वक होती है। इसका उल्टा हो गया ना, ये तो होती है अहिंसात्मक और शांतिपूर्वक उचित मांगे होती है, ये होती है हिंसात्मक और अशांतिपूर्वक होती है, ये अनुचित मांगों को लेकर चलते हैं। इसी कारण इसको हम क्या नाम देते हैं, आतंकवाद का नाम देते हैं। क्या देते हैं, आतंकवाद। ये थोड़ी बातें आपको ध्यान रखनी है अभी। जब हम उचित मांगों को लेकर अहिंसात्मक और शांतिपूर्वक विद्रोह करते हैं, कार्रवाई करते हैं, वो तो होते हैं आंदोलन, उसको हम आतंकवादी संगठन नहीं कह सकते, आतंकवादी प्रक्रिया कार्रवाई नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो अहिंसात्मक और शांतिपूर्वक होते हैं, मांगे उनकी उचित होती है। लेकिन जो आतंकवाद जो वर्तमान में इसकी भाषा दी गई है वो ये है, एक तो अनुचित मांगे होती है, वो मांगे अनुचित होती है, वो बनवाने के लिए, अपनी मांगे पूरी करने के लिए वो क्या करते हैं, हिंसात्मक व अशांतिपूर्वक कार्रवाई करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आतंकवादी, टेररिज्म कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इसके बारे में, ये तो आपको बता सकता हूँ, बता दिया था। आतंकवाद होती है वो क्या होती है, व्ययपूर्ण कार्रवाई होती है। क्या होती है, व्ययपूर्ण कार्रवाई। आतंकवाद की जो कार्रवाई होती है वो कैसी होती है, अभी व्ययपूर्ण होती है, यानी वो क्या, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, व्यय पैदा करना, यानी डर पैदा करना, डर पैदा करना, यानी ऐसी कार्रवाई करना जो भयपूर्ण हो, डर पूर्ण हो, जनता के अंदर डर पैदा करे, जनता को यानी सोचने के लिए मजबूर कर दे, है ना। ऐसी कार्रवाई करते हैं, सरकार भी सोचने के लिए मजबूर हो जाती है, सरकार को उनकी अनुचित मांगों को मानना ही पड़ता है, यानी ऐसी कार्रवाई करते हैं, ऐसे बड़े ये दंगे करते हैं। आगे हम बात करते हैं, वो मेरे सही है हमारे यहाँ पर, इसका वो उसका आतंकवाद का, तो उसका आगे एक बात करते हैं उचित आतंकवाद को के बारे में। देखो आतंकवाद के बारे में अगर हम आम राय लेना, आपसे पूछा जाए, मेरे से पूछा जाए कि आतंकवाद क्या है जी, तो हम क्या कहेंगे आतंकवाद के बारे में। यानी आतंकवाद होता है वो धार्मिक, नस्लीय, इनके आधार पर पैदा होता है, ठीक है। धार्मिक हो सकता है, नस्लीय हो सकता है, जातीय हो सकता है, ठीक है, यानी क्षेत्रीय हो सकता है। यानी धार्मिक के आधार पर भी क्या हो सकता है, आतंकवादी संगठन बनाया जा सकता है, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर, इनके आधार पर क्या हो सकता है, आतंकवादी संगठन बनते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो धार्मिक है इसके आधार पर जो संगठन बनाने, नस्लीय आधार पर, जाति आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ये सारे के सारे अलोकतांत्रिक है। क्या है, अलोकतांत्रिक, यानी लोकतांत्रिक नहीं है, ये अलोकतांत्रिक है।
लोकतांत्रिक तो वो होते हैं जो उचित मांगे लेकर हम जब आंदोलन तो करते हैं, लेकिन वो उचित मांगे होती है, और अहिंसात्मक और शांतिपूर्वक विद्रोह करते हैं हम, ठीक है। उसके अंदर हथियारों का यूज नहीं करते, लोगों की निर्दोष लोगों की मृत्यु नहीं करते। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें धार्मिक, नस्लीय और जातीय क्षेत्र के आधार पर जो आतंकवादी संगठन होते हैं वो निर्दोष लोगों की मृत्यु करते हैं। और ध्यान रखना, पहले क्या होता था, पहले सिर्फ सरकारी मशीनरी पर ही आक्रमण होता था, यानी आतंकवादी घटनाएं होती थी। वर्तमान में क्या है, उनका जो मेन जो इसने फैक्स किया है वो किया है सामान्य जनता को, आम जनता को ज़्यादा मतलब इससे मृत्यु होने लग चुकी है। अब उनका हमला आम जनता, भीड़ युक्त जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। यानी इससे जो जन सामान्य होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा मृत्यु होने लग गई है। अब जो ये इसके आधार पर जो संगठन बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, अलोकतांत्रिक होते हैं। इसी कारण ध्यान रखना, आतंकवाद अभी तक लोकतांत्रिक देशों में समर्थन नहीं पा सका, लोकतांत्रिक देशों में इनको समर्थन नहीं मिला, लोकतांत्रिक देशों में समर्थन नहीं मिला, क्योंकि हमने बात की थी कि जब उचित मांगों को लेकर, ठीक है, और अहिंसात्मक और जो शांतिपूर्वक कार्रवाई होती है उसे हमने आंदोलन कहा था। तो ये क्या है, ये इसके द्वारा ये जो काम होता है इसको लोकतांत्रिक देशों में समर्थन मिला हुआ है, लोकतांत्रिक देशों में समर्थन मिल चुका है, समर्थन है इसको। आप देख लो, आप अपने भारत के अंदर रहते हो तो हम आंदोलन कर सकते हैं, अगर हमारी मांग उचित है तो हम हिंसात्मक रूप से शांतिपूर्वक विद्रोह कर सकते हैं, हम सरकार का धरना दे सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है। तो इसको लोकतंत्र के रूप में ये समर्थन मिला हुआ है, हम आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमारी मांग उचित है तो। लेकिन ये क्या होते हैं, ये अनुचित मांगों पर होते हैं, इसी कारण इसको लोकतांत्रिक देशों में अब तक इनको समर्थन नहीं मिला। देखो है तो यही, इसमें भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन ये अलग तरीके से हो रहा है, इस कारण इसको लोकतांत्रिक देशों में समर्थन दिया गया। जहाँ पर लोकतंत्र पाया जाता है वहाँ के लोगों को आंदोलन करने का, शांतिपूर्वक धरना देने का अधिकार है, लेकिन इनको अभी तक लोकतांत्रिक देशों में समर्थन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इनकी मांगे अनुचित होती है, और जो उनका मेन बेस होता है, आधार होता है, जैसे धार्मिक, नस्लीय, जाति क्षेत्र, ये अलोकतांत्रिक होते हैं, लोकतांत्रिक नहीं होते। लोकतांत्रिक देशों में धार्मिक के आधार पर भेदभाव नहीं चलता, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होता, जाति क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में मेन बात होती है वो समानता की होती है, धर्म के आधार पर समानता, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर सब क्या होते हैं, समान होते हैं, सबको समान रूप से अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसी कारण ये सारे शब्द क्या है, अलोकतांत्रिक है, और इसी कारण लोकतंत्र के जो देश है इनको अभी तक समर्थन नहीं मिल पाया है, इसका विरोध भी किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। अब इसके आधार पर अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं मैं, बिल्कुल सिंपल सा है, मैं ये लिख दूं, आंतक के प्रयोग का तात्पर्य बताओ, आंतक के उपयोग का तात्पर्य। तो इसका तात्पर्य, इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है, आंतक का प्रयोग क्यों किया जाता है। अभी हम बात करके आए थे, आंतकवाद है वो आंतक क्या होता है ना, आंतक होता है जिसके द्वारा मतलब ऐसी कार्रवाई करना जिससे लोगों का मन दहल जाए, यानी वो देखते हैं कम पाने लग जाए, यानी बहुत ज़्यादा हानि हो, जन हानि हो, ठीक है, धन की भी हानि होती है बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र में। जैसे मान लो कहीं पर बम विस्फोट होता है तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनकी आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनकी संपत्ति होती है, सार्वजनिक संपत्ति को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और वहाँ के जो जन लोग होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आंतक का प्रयोग का तात्पर्य अर्थ होता है, क्या होता है, भय पैदा करना। मैंने आपको पहले ही कहा था, बस आपको यही बात ध्यान रखनी है। बाकी तो आपके हिंदी में भी लेख आता था, आतंकवाद पर लेख लिखो जी, एग्जाम में आता है, क्योंकि आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है वर्तमान के अंदर। सभी देश चाहते हैं कि आतंकवाद से छुटकारा पाया जाए, ठीक है। तो इसी कारण इसका मेन जो प्रयोग का तात्पर्य अर्थ होता है भय पैदा करना। मैंने आपको कहा था सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है, डर पैदा करना जनता में, आम जन के अंदर, सरकार में। और जब वो डर पैदा करते हैं तभी तो उनकी बातें मानी जाती है, जो मांगे होती है वो मानी जाती है, नहीं तो कौन मानता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम,
अगर हम युद्ध प्रणाली की बात करें, हम छोटी छोटी वैसे नॉर्मल सी बातें करेंगे लाइन टू लाइन, यानी अगर हम पूरे विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा युद्ध हो चुके हैं ना, अगर पूरे विश्व में युद्ध प्रणाली की बात करें, अगर मैं कहूँ सबसे खतरनाक जो प्रणाली है, सबसे खतरनाक जो युद्ध प्रणाली है वो कौन सी है, आप क्या आंसर दोगे? आतंकवाद है। देखो युद्ध तो बहुत हो चुके हैं, वो उस युद्ध के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारी सार्वजनिक आर्थिक संपत्ति की हानि होती है, लेकिन यहाँ पर जो हानि होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। इसी कारण ये भी एक युद्ध प्रणाली तो है, क्योंकि मैंने अभी बताया था शीत युद्ध के दौरान जो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य चला था, उसके दौरान ही तो इसका एक तरह का रक्त बीज किया गया था। देखा शीत युद्ध में इसका रक्त बीज मिलता है, बीज यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी? शीत युद्ध के दौरान हुई थी। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ इसके आधार पर, इसको बोलते हैं 9/11 का जो आतंकवाद की घटना हुई थी, इसका मतलब 11 सितंबर को हुई थी ये, क्योंकि अमेरिका में महीना पहले लिखा जाता है, जो दिन होते हैं वो बाद में लिखे जाते हैं, इस कारण इसको 9/11 हमला कहा जाता है, अटैक कहा जाता है। ये क्या था? ये तालिबान द्वारा, तालिबान एक संगठन है जो बहुत समय से इसको क्या दे रखा है, अफगानिस्तान के अंदर ये फल फूल रहा है, अफगानिस्तान, ठीक है। इस तालिबान को बनाने वाला अमेरिका ही था, और ये बनाया किसके लिए गया था? सोवियत संघ के विरुद्ध, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो शीत युद्ध चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य क्या था? शीत युद्ध चल रहा था, और इसके दौरान ही अमेरिका ने क्या किया था? तालिबान को प्रफुल्लित किया था, उसको बनाया था। और इसी देखो अमेरिका ने बनाया था और अमेरिका पर इसने हमला किया था। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जिस देश ने आतंकवादी संगठन को बनाया है उसको क्षय दिया है, सबसे ज्यादा नुकसान उसी देश को भुगतना पड़ रहा है, आपके सामने है। यानी अमेरिका ने तो उसको बनाया था, इसको मतलब दूध पिलाकर बड़ा किया था, और अमेरिका पर इसने हमला किया था 9/11 के अंदर, ना पेंटागन पर जो एरोप्लेन के द्वारा हमला किया गया था, ये वो हमला है। और इसके द्वारा अमेरिका ने क्या किया था? इराक व अफगानिस्तान पर हमला भी किया था, यानी उसकी संप्रभुता को चुनौती दी थी इसने, वो चुनौती उस क्या संप्रभुता पर क्या किया था? हमला किया था अमेरिका ने, ठीक है। तो बात समझिए, यानी कहने का मतलब जो देश इसको बना रहा है वही देश क्या है? सब ज्यादा प्रभावित। जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान की, अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? भारत के विरुद्ध ये प्रचार कर रहा है और आतंकवाद के संगठन को क्या दे रहा है? श्रेय दे रहा है, आतंकवाद के संगठन को प्रेरित कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावी देश अगर आपसे पूछे आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश, ध्यान रखना खुद पाकिस्तानी है, वही बढ़ा रहा है और वही सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। बात समझिए ना, ठीक है। तो युद्ध प्रणाली है, जो सबसे खतरनाक युद्ध प्रणाली जो मानी जाती है वो आतंकवाद को मानी जाती है। क्यों? क्योंकि युद्ध के दौरान ही तो क्या हुआ था? इसका निर्माण हुआ था, इसका रक्त बीज हुआ था, ये ध्यान रखना। रक्त बीज कहाँ मिलता है अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे शीत युद्ध में। अमेरिका और सोवियत संघ ने एक दूसरे के विरुद्ध ही इसकी कार्रवाई की थी, यानी अमेरिका ने सोवियत संघ में आतंकवादी जो प्रक्रियाएं करवाई थी, ठीक है, और इधर सोवियत संघ ने अमेरिका के लिए करवाई थी। ये आपस में क्या करते थे? ये तो शीत युद्ध था, ये प्रत्यक्ष शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध वो होता है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ा जाता, बल्कि छिपकर विचारों के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, ठीक है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कार्रवाई होती है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाता है। एक तो सीधा 2 द्वितीय विश्व युद्ध हो चुके हैं, एक प्रथम विश्व युद्ध, एक द्वितीय विश्व युद्ध। उसके अंदर तो प्रत्यक्ष रूप से लड़ा गया था, आमने सामने लड़ा गया था, लेकिन ये आमने सामने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि ये छिपकर युद्ध था, ठीक है। इसके दौरान वो क्या करते थे? एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, एक दूसरे के देशों में आतंकवादी कार्रवाई करते थे ताकि दूसरे देश को क्या हो? नुकसान हो, ठीक है। ये प्रक्रिया, यानी इसका मतलब इसका रक्त बीज मिलता है वो शीत युद्ध के दौरान ही मिलता है, यानी शीत युद्ध के अंदर ही क्या कहते हैं? इसका रक्त बीज हुआ था। और अब मैंने आपको जैसे बता दिया, तालिबान को क्या देने वाला खुद अमेरिका ही था, तो ओसामा बिन लादेन था ना, खुद अमेरिका ही तो उसने पाला था, और अमेरिका भी उसने क्या किया था? हमला किया था, ठीक है।
तो जिस देश ने पाला था उसी देश पर उसने क्या किया था, हमला किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब इसके नुकसान तो है ही, क्योंकि ये समस्या है सबसे बड़ी चुनौती है ये, ठीक है। देखो हम बात करें शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बन गया है। यानी शीत युद्ध पहले सबसे बड़ा खतरा था, फिर जब ऐसे लग रहा था भी शीत युद्ध चल रहा है तो कभी भी अमेरिका और सोवियत संघ में तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, लेकिन शीत युद्ध तो समाप्त हो चुका है। मैंने आपको बताया था 1991 में सोवियत संघ विघटित हो चुका था। यानी शीत युद्ध चला किन किन के मध्य था, आप आगे एक लेसन पढ़ोगे पूरा शीत युद्ध का। यह चला था अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य, यूएसए आप कह सकते हो यूएसएसआर के मध्य। इस युद्ध के दौरान दोनों के मध्य चल रहा था, तो सोवियत संघ 1991 के अंदर क्या हो चुका था, विघटित हो चुका था, यानी खत्म हो चुका था, विघटित हो चुका था। इसके कारण क्या हो गया, अमेरिका अब एक ही शक्तिशाली देश रह गया। यानी जैसे जब दो के मध्य चल रहा था, जब एक समाप्ति हो गया तो अपने आप ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो शीत युद्ध के बाद का जो सबसे बड़ी घटना है वो आतंकवाद है। शीत युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन आतंकवाद समाप्त है नहीं हुआ। आतंकवाद तो ज्यादा प्रफुल्लित हुआ है, ज्यादा प्रेरित हुआ है, ज्यादा बड़ा है। देखो अभी कहा था इसका रक्तबीज मिलता है, वो शीत युद्ध में मिलता है, लेकिन शीत युद्ध तो कब का समाप्त हो चुका है, 1991 में समाप्त हो चुका है। क्योंकि जब सोवियत संघ भी विघटित हो चुका है तो फिर तो शीत युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि दो के मध्य था, एक समाप्त हुआ तो एक ही बचा पीछे, ठीक है। लेकिन उसके द्वारा जो प्रेरित आतंकवाद था वो अभी तक चला आ रहा है, वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो शीत युद्ध वस्तुतः रक्तबीज मिलता है, वो शीत युद्ध मिलता है। इसके अंदर आप बात कर सकते हो जैसे कुछ संगठन है, जैसे तालिबान होता है, अलकायदा है, लिटे है, खालिस्तान है, ये वो है जो मतलब आतंकवादी संगठन है। मेन क्या पढ़ोगे आप, तालिबान के बारे में पढ़ोगे, इसके बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे जैसे लिट्ठे के बारे में। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो आतंकवादी संगठन है वो यही है, ठीक है। अलकायदा ये श्रीलंका का है, अलकायदा के बारे में पढ़ोगे। यानी ये वो है जो आतंकवादी संगठन है, और इनको जो क्षय दे रहा है या इनको जो आप कह सकते हो प्रेरित किया जा रहा है, या उनको धन की जो व्यवस्था करता है, धन देता है इनको, उसके बाद इनको हथियार सप्लाई किया जाता है। मैं आपको पहले कह चुका हूँ भी ये विश्व है, विश्व के जो देश होते हैं वही क्या करते हैं, इनको हथियार सप्लाई करते हैं, धन और उनको पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ा इनका जो रोल होता है उसको प्रेरित करने वो होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी, जो नशीले पदार्थ का उत्पादन करते हैं, नशीले पदार्थ का उत्पादन करके उनको पूरे विश्व के अंदर सप्लाई करते हैं। ऐसी कंपनियां आतंकवादी संगठन को क्या करती है, प्रेरित करती है, या उनको धन की व्यवस्था करवाती है, या उनको हथियार उपलब्ध करवाती है, आतंकवादी संगठनों को क्षय देती है, यानी पैसे उनको दिए जाते हैं। इतना देखो देखो इतना हथियार चाहिए, इतने व्यक्ति उसके साथ जुड़े होते हैं, यानी पूरा उनका संगठन बना हुआ होता है, तो उनको पैसे की तो आवश्यकता होती है ना। ये पूरा धन व्यवस्था कौन करवाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। विश्व के अन्य देश उनको क्या कराते हैं, पैसा उपलब्ध कराते हैं। क्यों करवाते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ होता है, इनका क्या होता है, स्वार्थ होता है। अपने स्वार्थ के लिए कि जन सामान्य आम जनता की हत्या करने से भी ये नहीं कतराते, ठीक है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब इनका मेन फोकस है सामान्य जनता, यानी भीड़ वाले जो इलाके होते हैं वहां पर ये क्या करते हैं, अपनी आतंकवादी कार्रवाई करते हैं। सबसे ज़्यादा भय डर पैदा करना इनका मकसद होता है। तो जब इनको ये लगता है कि सबसे ज़्यादा जब लोग मरेंगे तभी भय पैदा होगा, और सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मरेंगे, जहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका होता है। इनका मेन मकसद यही होता है कि जितने ज़्यादा लोग मरे उतने ज़्यादा लोगों में भय पैदा होगा, डर पैदा होगा, ठीक है। और इसी कारण ये भीड़ भाड़े जो इलाके होते हैं वहीं पर क्या करते हैं, अपनी कार्रवाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, अब बात आती है भारत के अंदर। सिर्फ भारत में आतंकवाद से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं हम। यानी भारत के अंदर तो है ही आतंकवाद की स्थिति, भारत में आतंकवाद, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम।
देखो हम पढ़ चुके हैं अभी, भारत भी पूरे विश्व के अंदर अगर हम आतंकवाद की बात करें, पूरे विश्व में आतंक से प्रभावित देशों की बात करें, भारत भी एक देश है, यानी उन देशों में भारत भी एक है। यानी भारत ने भी आतंकवाद के रूप में बहुत ज़्यादा हानि उठाई है, जन की हानि, आर्थिक हानि, बहुत ज़्यादा उनको हानि हुई है और अभी तक हो रही है। भारत का बहुत ज़्यादा पैसा है जो वो इसी आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल करने में लग रहा है। आप देखते होंगे हमारे फौजी भाई थे, जो हमारे सैनिक थे, उनके कभी सर काट लिए जाते हैं, कभी उनको, जैसे पुलवामा में हमला हुआ था, उरी में हुआ था, इसके द्वारा उनकी हत्याएं की जाती है। ये सब क्या है? ये सब आतंकवादी कार्रवाई है। आतंकवाद ऐसा करते हैं ताकि हर चीज़ के अंदर उनका डर बना रहे, बॉर्डर पर उनका डर बना रहे, सरकार में उनका डर बना रहे, और जो आमजन है, सामान्य जनता है, उनके अंदर भी क्या रहे, उनका डर बना रहे, भय बना रहे। जैसे हम बात करें भारत के अंदर, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर आतंकवादी घटनाएं होती है, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं, तो उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य। उसके बाद यानी उत्तर पूर्वी राज्य कौन से हैं? तो सीमावर्ती राज्य होते हैं, यानी ज्यादा प्रभावित है तो सीमावर्ती है, जो सीमा पर है, बॉर्डर के ऊपर है। जैसे जम्मू कश्मीर है, सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित है। असम है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है, महाराष्ट्र है। ये वो देश है जो सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित है, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, यहाँ लिख देता हूँ महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़। ये वो देश है जो क्या है, हमारे यहाँ पर आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है। उससे ज्यादा प्रभावित है वो जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी को शेयर दिया जा रहा है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, और पाकिस्तान उसको आतंकवादी संगठनों को सुविधा देता है, पैसे देता है, तो हथियार सप्लाई करता है। यानी ये पृथकतावाद की बात होती है, यहाँ पर किसकी होती है? पृथकतावाद की, ठीक है। पृथक होना चाहता है, यानी वो उसको बाहर से पृथक करना चाहते हैं, बाहर से अलग करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को, ठीक है। यानी उनको, जो वहाँ पर आतंकवादी संगठन है, उनको स्वतंत्रता सेनानी की उपाधि दी जाती है। पाकिस्तान ये कहता है आप तो एक स्वतंत्रता सेनानी हो, अपने देश के लिए लड़ रहे हो, यानी ऐसे करके उनको क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित था हमारा वो जम्मू कश्मीर था। देखो उनकी अलग से धारा थी, धारा 370, उसके द्वारा क्या जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन वर्तमान में धारा 370 को तो तोड़ दिया गया है, अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया है। इसके द्वारा कुछ न कुछ, यानी इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो कुछ क्या आता है, आतंकवादी संगठनों पर क्या लग चुकी है? रोक लग चुकी है, उनकी कार्रवाइयों पर रोक लग चुकी है। यानी पहले जो कार्रवाई ज़्यादा होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी दिनों दिन, लेकिन वर्तमान में कुछ ना कुछ उन पर क्या हो चुका है? नियंत्रण, कंट्रोल हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करें भारत के आतंकवाद नक्सल प्रभावित राज्य कौन, वो बता चुके हैं आपको। जम्मू कश्मीर है, बिहार है, महाराष्ट्र है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, नई दिल्ली, ठीक है। उत्तर और पश्चिम के जो राज्य होते हैं, पश्चिम के अंदर जो बॉर्डर पर लगते हैं, यानी सीमावर्ती जो राज्य होते हैं, वहां पर आतंकवादी घटनाएं ज्यादा होती है। उसके बाद आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आतंकवाद एक की बात करें हम, कार्रवाई के लक्ष्य हैं। आतंकवाद की कार्रवाई के लक्ष्य, देखो वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, ये आतंकवाद जो कार्रवाई करता है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है। लक्ष्य तो आपको पता ही है क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु हो, ठीक है, सरकार के अंदर भय पैदा हो, जनता में भय पैदा हो, जनता में डर पैदा हो। इन बातों को हम कर चुके हैं, ठीक है। उनका लक्ष्य होता है सरकार को प्रभावित कर,
यानी सरकार को क्या करना चाहते हैं, वो अपनी अनुचित मांगों को बढ़वाना चाहते हैं, अनुचित मांगों को पूरी करना चाहते हैं। पहला लक्ष्य तो इनका ये होता है। उसके अलावा उस देश में जो राज्य सरकार है उसको अस्थिर रखना चाहते हैं, यानी स्थिर नहीं होगी, अस्थिर होगी। यानी वो क्या होते हैं, सरकार के प्रत्येक कार्रवाई पर कब्जा करना चाहते हैं, ये कह सकते हो आप। यानी सरकार के ऊपर वो क्या करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, अपने अनुसार प्रशासन को चलाना चाहते हैं। आप कह सकते हो इनकी कार्रवाई का लक्ष्य होता है जनता में भय पैदा करना, भय पैदा करना। या एक बात होगी अनुचित मांगों को पूरी करना। तो ये होता है आतंकवाद की कार्रवाई का लक्ष्य, मेन उद्देश्य उनका यही होता है। तो एक तो जनता में भय पैदा हो, सरकार में भय पैदा हो, साथ में उनकी जो अनुचित मांगे हैं वो भी मान ली जाए, ठीक है। इसीलिए वो क्या करते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं। और इनका ये भी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हत्याएं होनी चाहिए, अधिक से अधिक हत्याएं हो और सार्वजनिक संपत्ति को हानि हो। यानी इनका ये लक्ष्य होता है, इसलिए जो बड़े इलाके होते हैं वहां पर ये घटनाएं करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरे। तो जितने ज़्यादा लोग मरेंगे उतनी उनकी अनुचित मांगों को पूरी कर ली जाएगी, यानी उनको मान लिया जाएगा। वैसे तो उनकी बात मानते नहीं है, क्योंकि वो अलोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उनकी जो प्रक्रिया होती है वो अलोकतांत्रिक होती है। अब अलोकतांत्रिक स्थिति में सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, उनकी बातें नहीं मानी जाती, इसलिए फिर वो अनुचित तरीके से क्या करते हैं, अपनी मांगे बढ़वाते हैं। आतंक के द्वारा वो क्या करते हैं, अपनी मांगे पूरी करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर और क्या कर सकते हो आप। देखो एक आपको बता देता हूँ, अपने 2016 तक बात करें ना, तो 2016 तक 38 आतंकवादी संगठनों को चिन्हित किया गया है, आतंकवादी संगठनों को। यानी इतने संगठन है जो एक तो अपने देश से भी बने हुए, यानी देश में भी संगठन बने हुए हैं, और जो विश्व अन्य देशों के द्वारा, या आप कह सकते हो पड़ोसी, या आप ये लिखो विश्व के अन्य देशों द्वारा प्रेरित संगठन होते हैं। यानी एक तो हमारे देश के अंदर एक वो आतंकवादी संगठन बनाए हुए हैं बहुत ज़्यादा, जैसे खालिस्तान की डिमांड हो रही है, और भी पंजाब के अंदर आतंकवादी जो घटनाएं होते थे, ये तो अपने देश से भी प्रेरित हो रहे हैं। एक क्या है, पूरा दूसरा विश्व के अन्य देश से पाकिस्तान वगैरह है, वो भी यहाँ पर क्या कर रहा है, आतंकवादी संगठनों को प्रेरित कर रहा है, उनको सहायता दे रहा है, धन के रूप में, हथियार के रूप में। और ध्यान रखना, वर्तमान में आतंकवादियों के पास बहुत ज़्यादा आधुनिक हथियार आ चुके हैं, तभी तो ये डर बना हुआ भी आने वाले टाइम में ये पूरे विश्व को नष्ट कर देगा, यहाँ की जो मानव प्रजाति है उसको ही नष्ट कर देगा, क्योंकि अब उनके पास बहुत ज़्यादा आधुनिक हथियार आ चुके हैं, ठीक है। अब वो बड़े स्तर पर कार्रवाई कर सकते हैं, और जब उन्होंने बड़े स्तर पर कार्रवाई की तो पूरा विश्व ही नष्ट हो सकता है। तभी तो उसको एक युद्ध की उपाधि दी गई है। युद्ध भी कैसा, सबसे ज़्यादा खतरनाक युद्ध। यानी अब तक आपने इतिहास के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो युद्ध की चर्चा की है ना, उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक युद्ध है वो आतंकवाद का युद्ध है। तो क्योंकि देखो युद्ध के अंदर तो सिर्फ सैनिक लड़ते हैं आपस में, तो सामान्य जन होती है, आम जनता होती है, उनको नुकसान नहीं होता, उनकी मृत्यु नहीं होती, वो तो आमने सामने का युद्ध होता है। लेकिन आतंकवादी एक ऐसी घटना है जिसके अंदर सामान्य जन को हानि होती है, सामान्य जन की ज़्यादा हत्याएं होती है, ठीक है। वर्तमान में बता ही चुका हूँ, उनका मेन जो फोकस है वो सामान्य जन के ऊपर है, उनको अधिक मतलब उनको मारते हैं या वहाँ पर ज़्यादा वो कार्रवाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आतंकवाद की कार्रवाई के लक्ष्य। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इनका लक्ष्य हो चुका है आगे हम इसके बारे में पढ़ें तो आता है आतंकवाद व धार्मिकता। इस टॉपिक को थोड़ा देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने आपको वैसे बताया था, जैसे धार्मिक है, नस्लीय है, जातीय और क्षेत्रीय आधार पर जो आतंकवादी संगठन बनते हैं वो अलोकतांत्रिक होते हैं, ठीक है।
यानी ये नहीं कह सकते हम जितने भी आतंकवादी संगठन होते हैं वो धर्म के आधार पर बनते हैं यानी धार्मिक होते हैं, ऐसा नहीं होता। नस्लीय भी हो सकते हैं, क्षेत्रीय यानी क्षेत्र के आधार पर आतंकवादी संगठन बनाया जा सकता है अपने क्षेत्र। वही है समस्या। देखो इसके द्वारा क्या कहता है, एक क्षेत्र के अंदर आतंकवादी संगठन बनता है, वो अपने क्षेत्र को अलग करना चाहता है, पृथक करना चाहता है देश से। समस्या तो पैदा हो रही है ना, क्योंकि आतंकवाद एक समस्या नहीं है, आतंकवाद से और ज्यादा समस्या पैदा होती है, पृथकतावाद की समस्या पैदा होती है। क्योंकि आतंकवादी करके अपने ये देखो पृथक होना देश से, अलग होना, देश का खंडन करना है तो ये अनुचित ही मांगे। तो वो क्या करते हैं, ऐसे तो अनुचित मांगों को वैसे तो माना जाता नहीं है, फिर वो क्षेत्र में संकट लाके क्या करते हैं, आतंकवादी कार्रवाई को करते हैं, यानी कार्रवाइयाँ करते हैं, यानी घटनाएं करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, बम विस्फोट वगैरह करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये पृथकतावाद के आधार पर आतंकवादी संगठन होता है। नहीं हम ये नहीं कह सकते टोटल संगठन बने वो धर्म के आधार पर बने हैं, लेकिन हमारा जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर वो ज्यादा धार्मिक भावनाओं से प्रेरित है, भावनाओं से प्रेरित है। तो वहाँ पर ज़्यादा जो घटनाएं होती है वो धार्मिक आधार पर होती है। वहाँ पर सैनिकों के विरुद्ध, सैनिकों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, आतंकवाद जो ये पाकिस्तान होता है ये उनको सैनिकों के विरुद्ध उकसाता है, उनको प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है उनको, ठीक है। यहाँ के धर्म के बारे में उकसाता है, धार्मिक जैसे हम जिहाद वगैरह का नारा देते हैं, ठीक है। अपने धर्म की देखो, मैंने स्टार्टिंग बात की थी, सभी धर्म की विशेषता एक ही है, सभी धर्म का उद्देश्य एक ही है, सभी धर्म का लक्ष्य एक ही है। लेकिन ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसको गलत तरीके से तोड़ मोड़ कर उसको जनता के सामने पेश कर रहा है अपने विचार के द्वारा, यानी ऐसी झूठी विचार फैला रहा है ताकि यहाँ पर क्या बना रहे, शांति बनी रहे और वो अपनी रोटी सेक सके, है ना। ये हर जगह ही होता है, आतंकवाद संगठन के कारण राजनीतिक कारण भी पढ़ोगे आप। मैंने आपको बताया था जो भी आप समस्या पढ़ोगे राजनीतिक कारण भी पढ़ोगे, वोटों की राजनीति, चुनावी राजनीति, इसके कारण भी क्या होता है, आतंकवादी संगठनों को प्रेरित किया जाता है, ठीक है। एक दल होता है वो सरकार जीतने के लिए कोई भी प्रक्रिया कर सकता है, आतंकवाद तक को पनपा सकता है वो, ताकि उसकी सरकार बन सके, उसके वोट मिल सके, यानी वोट बैंक तैयार हो सके, ठीक है। तो ये राजनीतिक कारण और भी हो सकते हैं। इसका मतलब सभी जितने भी आतंकवादी संगठन बनते हैं ये नहीं कर सकते सब धार्मिकता के आधार पर है, अन्य कारण भी हो सकते हैं जो आतंकवादी संगठन को उकसाते हैं या आतंकवाद की कार्रवाई करते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत आतंकवाद का अर्थ पढ़ा। देखो बिल्कुल इसलिए मैं आपको सीधी लाइन से लाइन बता रहा हूँ क्योंकि सिंपल सा है, क्योंकि आतंकवाद के बारे में सब जानते हैं क्या होता है आतंकवाद, उसका हिंदी के अंदर लेख हर बार लगभग एग्जाम में आता है आतंकवाद के बारे में। तो आतंकवाद के बारे में पढ़ चुके हैं, टेररिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। इसके अंदर आपको मेन मेन बातें याद करनी है। भी लैटिन भाषा के टेरर शब्द से बना, इसका अर्थ होता है टू मेक प्रिएम्बल, यानी देश से कम को पाने के लिए मजबूर करना, ऐसी कार्रवाई करना। आप ये कह सकते हो उसका मेन उद्देश्य होता है भय पैदा करना, डर पैदा करना आमजन के अंदर, सरकार के अंदर, ताकि उनकी अनुचित मांगों को मान ली जाए। उसके बाद हमने कुछ जैसे ओदिमिरस है उस व्यक्ति की बात की जिसने कहा था ये मनोवैज्ञानिक हमला है, आतंकवाद जो हमला करता है वो मनोवैज्ञानिक हमला होता है, ठीक है। हमें अंदर से कम पाने लग जाता है व्यक्ति, डर सा अंदर भय पैदा हो जाता है, ठीक है। ऐसी कार्रवाई करते हैं ये। तो अपने एक बात ये भी की थी, तो उचित मांगों को लेकर शांतिपूर्वक अगर हम कोई कार्य करते हैं, अहिंसात्मक रूप से कार्य करते हैं, उसको तो नाम देते हैं आंदोलन। लेकिन वही अगर अनुचित मांगे हो और हमारी कार्रवाई हिंसात्मक हो या अहिंसापूर्ण हो तो वो होता है आतंकवाद। तो हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर चुके हैं आतंकवाद के बारे में, इतना नहीं है, बस आपको तो ये ध्यान रखना ये समस्या है, समस्या तो है बिल्कुल है, तभी तो हमें इतना नुकसान हो रहा है, ठीक है। कुछ प्रभाव